प्रस्तुत है ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखी कहानी एक लड़की सात दीवाने। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मेरे चैनल पर आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की जवान हो गई थी। लोग कहते थे लड़की खूबसूरत है, चंचल है, तरहदार है, दुनिया उसकी दीवानी है, हर कोई उसकी खातिर जान देने को तैयार है। साथ में लड़की गुणी भी थी, पढ़ी लिखी थी, दुनिया भर की ज़बानें जानती थी। मिल्टन और शैली टैगोर और काजी नज़र-उस-सलाम, सुब्रमण्यम भारती और निराला, जोश और फैज की नज़में उसे जवानी याद थी। लिंकन और गैरी बार्डली, जदला और मार्क्स, एंजल और लेनिन, गांधी और जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़े हुए थी। उसकी ज़बान में जादू था। उसकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों मरने मारने को तैयार हो जाते थे। जब उसकी 25वीं सालगिरह करीब आई तो सबने कहा कि अब तो लड़की को घर बसाना चाहिए। बचपन का लाउबालीपन कब तक चलेगा? दुनिया के लोग उंगलियां उठा रहे हैं। जितने मुँह उतनी बातें। 25 वर्ष की लड़की को यूं ही वाही तवाही नहीं घूमना चाहिए। आज इसके साथ, कल उसके साथ। अब तो उसे एक को पसंद करके उसे सरेआम जिंदगी बनाना चाहिए। हर सू ऐलान हो गया कि लड़की अपना सरेआम जिंदगी चुनेगी। जितने उसके चाहने वाले हैं सब स्वयंवर के लिए इकट्ठे हो जाएं। जिस खुशकिस्मत को वो इस काबिल समझेगी उसके गले में जयमाला डालेगी। यूँ तो कौन लड़की का दिल दादा नहीं था, मगर उन सब में 7 ऐसे थे जो उस पर दिल और जान से फिदा थे और उसको अपनाना चाहते थे, अपनी बनाना चाहते थे। हर एक का दावा था कि लड़की उसको पहले से ही पसंद कर चुकी है, सिर्फ दुनिया के सामने इकरार करने की ज़रूरत है। पहले तो एक साहब सामने आए। मुझे धर्मदेव कहते हैं। उन्होंने अपना तारुफ कराया। लंबे चौड़े, ऊंचा माथा, सर पर लंबे लंबे बाल, गेरुए रंग का सिल्क का लंबा कुर्ता और धोती पहने हुए। पीछे पीछे चेलों और चेलियों का एक गिरोह कीर्तन करता, खड़ताले बजाता हुआ, धर्मदेव की जय के नारे लगाता हुआ। बालिका, उन्होंने लड़की को मुखातब करके कहा, अगर तुम माया मोह के जाल से निकलना चाहती हो तो मुझे अपना लो धर्मदेव, बल्कि धर्म की शरण में आ जाओ और लोग जो कुछ तुम्हें दे सकते हैं, प्रेम, धन दौलत, ऐशो इशरत, वो सब मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, मगर साथ में तुम्हें मुक्ति भी प्राप्त होगी जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। क्या जवाब है तुम्हारा बालिका? लड़की ने जवाब दिया, महाराज, मन तो चाहता है जीवन आपके चरणों में ही बिता दूँ, मगर औरों से भी मिल लूँ, उनकी भी सुन लूँ, फिर जवाब दूँगी। धर्मदेव ने हाथ उठाकर लड़की को आशीर्वाद दिया और कहा, कोई चिंता न करो बालिका, तुम बेशक औरों से मिलो, उनको भी परखो, मगर तुम्हारे भाग में मेरा जीवन साथी बनना ही लिखा है। लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही महाराज। इसके बाद महाराजा मानसिंह शानसिंह की सवारी आई। जर्क वर्क सहाना लिबास, सफ़ेद घोड़े पर सवार, कमर में तलवार बंधी हुई राजपूती शान की बड़ी बड़ी मूछें। उनके जुलूस में कितने ही गुलाम, बांदियाँ, लौंडियाँ, गाने वालियाँ, नाचने वालियाँ, तबला बजाने वाले, सारंगी बजाने वाले। घोड़ा रोककर उन्होंने लड़की से कहा, ए सुंदरी, आओ और मेरे राजमहल की शोभा बढ़ाओ, मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूँगा। लड़की ने जवाब में कहा, महाराज की जय हो, लगता है आपने आने में देर कर दी। मैंने तो सुना कि आपके प्रीवी पर्स बंद कर दी गई, आपके खास हकूक़ ख़त्म कर दिए गए हैं, फिर आपकी पहले ही बहुत सी बीवियां हैं, क्या आप एक और बीवी का खर्चा बर्दाश्त कर सकेंगे? महाराजा ने मूँछों को ताव देकर कहा, सुंदरी, तुम चिंता न करो, प्रीवी पर्स के बंद हो जाने के बाद भी मेरे पास इतना कुछ है कि सैकड़ों बरस तक ना मैं सिर्फ और तुम और मेरी सब रानियाँ, बल्कि सब रानियों से मेरी औलादें उतने ही शान और उतने ही आराम से रह सकती हैं जिस आराम और जिस शान से मैं रहता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हमारा दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ।
पहले मेरे पास करोड़ों एकड़ बंजर ज़मीन थी। रियाया की देखभाल करने का दर्द आसर था। अब मेरे पास हज़ारों एकड़ का फार्म है जहाँ ट्रैक्टर चलते हैं। शराब बनाने की फैक्ट्री में मेरे हिस्से हैं। मोटरों के कारखाने में मेरी साझेदारी है। मेरी आमदनी पहले से कहीं ज़्यादा है। तुम्हें आज भी हीरे जवाहरात से ला सकता हूँ। महाराज से यही उम्मीद है, लड़की ने कहा। मगर जहाँ इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपका फैसला होने से पहले जयमाला के फूल वासी न होने पाएंगे। उसके बाद एक बड़ी शानदार लंबी चौड़ी इम्पाला मोटर आकर रुकी। उस पर सेठ कड़ोलीमल पकौड़ीमल विराजमान थे। मोटर फूलों के झालरों से सजी हुई थी, क्योंकि सेठ साहब तो लड़की के साथ 7 फेरे करवाने का फैसला करके ही घर से निकले थे। मोटर का दरवाज़ा खुला और सेठ साहब सेहरा लगाए अपनी तोंद संभालते हुए नीचे उतरे। लड़की उन्होंने देखते ही कहा, तो तुम्हारे साथ आजा पंडित। पुरोहित सबका प्रबंध करवा रखा है मैंने। एक बार मेरी हो गई तो तेरी ऐसी हिफाजत करूँगा जैसे अपनी तिजोरियों की करता हूँ, बल्कि तिजोरी ही में बंद करके रख दूँगा। कोई सादा तेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। हाँ, ऐसी भी क्या जल्दी है सेठ साहब? लड़की ने बड़े अंदाज से मुस्कुराकर कहा, आपके तो मुझ पर ही बड़े एहसान हैं तो सेठ जी बोले, मैं ना होता तो तुझे कौन जानता। जन्म से लेकर आज तक तेरा खर्चा किसने उठाया है? मैंने। तेरे 16 श्रृंगार किसके पैसे से हुए? मेरे। तेरे कपड़े लत्ते, ये सारा तेरा ताम झाम किसके पैसे से आया? साड़ियाँ चाहिए? पूरी रेशमी साड़ियों की दुकान ही घर भिजवा दूंगा। 3 कोठियाँ होंगी तेरे वास्ते, एक दिल्ली में, एक बम्बई में, एक मसूरी में, और 3 मोटरें। लड़की ने कहा, ये सब तो महाराजा मानसिंह शानसिंह भी देने को कह रहे हैं। अरे वो राजा क्या खाक मेरा मुकाबला करेगा? मेरे ही कारखानों में तो छोटा मोटा हिस्सा है उसका। अब उसकी शान देखने ही देखने की रह गई है। असल तो हमारे पास है। असल माल और असली ताकत बैंक, कारखाने, अंग्रेजी हिंदी के बड़े बड़े अखबार और छापे खाने, अफसर, मिनिस्टर सब मेरी जेब में है। हुक्म दूँ तो सारी दुनिया में तेरी सुंदरता के चर्चे होंगे, और अगर उल्टा हुक्म दे दूँ तो कोई तेरा नाम भी न जानेगा। ये है हमारी शक्ति। ये कह दे अपने सब चाहने वालों से, जी चाहे तो ताकत आजमा के देख लें। सेठ जी, लड़की ने इठला के कहा, भला किसकी हिम्मत है कि आपको मुकाबला कर सके? बस जरा सी देर की बात है, फिर आपको क्या फिक्र है? आपके सर तो सेहरा पहले ही बंधा हुआ है। करोड़ीमल पकौड़ीमल अपनी मोटर में जा बैठे। दरवाज़ा बंद कर लिया। मोटर रवाना हो गई और फूलों की झालरों के पर्दे में छिपकर उन्होंने अपना बैग खोला और 1000 रुपए के नोटों के पुलंदों को गिनना शुरू कर दिया। अब पगड़ बांधे एक हट्टा कट्टा नौजवान आया जो एक ट्रैक्टर पर सवार था। लड़की के सामने आते ही 10-10 के नोटों का बंडल निकाला और लड़की के सर पर से बार कर इधर उधर फेंकने लगा। अड़ोस पड़ोस के छोकरे, लोफर, लपंगे सब दौड़ दौड़ कर नोट बटोरने लगे। ये क्या कर रहे हो? लड़की ने बहाजिर किसी कदर बिगड़कर मगर दिल ही दिल में खुश होकर कहा, लगता है तुम्हें रुपए की कदर नहीं है। नौजवान, जिसका नाम धरतीपति कोलाक था, एक बेबाक और नौ दौलती अंदाज में बोला, मेरी जान कद्र क्यों नहीं है? रुपए की कद्र करता हूँ तभी तो तुम पर से निछावर कर रहा हूँ। तुम्हारी कद्र और कीमत वो मेरे दिल से पूछे। हाय। और यह कहकर उसने निहायत बेशर्मी से एक आंख बंद करके मुंह में उंगली डालकर लोफरों की तरह सीटी बजाई। लड़की ने भी बेबाकी से जवाब दिया, तुम क्या, यहाँ जो हैं वो मेरा दीवाना है। धर्मदेव हूँ या राजा मानसिंह शानसिंह हूँ या सेठ करोड़ीमल हूँ, एक से एक बढ़कर कीमत लगा रही है मेरी। तुम भी बोली लगाओ। वो तो मैं लगाऊंगा ही मेरी जान, धरतीपति कोलाक ने कहा। ये सब तो अगले वक्तों के लोग हैं बुढ़े घुसट। मैं हूँ एक तुम्हारी उम्र का। जब तुम पैदा हुई उधर मैं पैदा हुआ। तुम्हारे साथ ही खेल कूद कर मैं जवान हुआ। पुराने जागीरदारों की जागीरें तुमने मुझे दी। ज़मीन,
दारों की जमींदारी ख़त्म करके तुमने मुझे ज़मीनें अलॉट की। मैं तो जो कुछ भी हूँ तुम्हारा ही बनाया हुआ हूँ। तुम ना होती तो मुझे कौन पूछता, और ना मैं ना होता तो तुम्हारा इस दुनिया में कौन होता। बोलो, तुम मेरी हो और मैं तेरा। मेरी जान एक दफ़ा बस हाँ कह दो, फिर देखो किस धूमधाम से ब्याह रचाता हूँ। हमारी शादी की दावत में तो कम से कम 1 लाख आदमी खाना खाएंगे। 1 लाख? लड़की ने ताज्जुब से कहा। इतने आदमियों के लिए इतना चावल, इतना घी, इतनी शक्कर कहाँ से आएगी? वो सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी सलामती चाहिए। मेरे फार्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपनी बहन की शादी में मैंने 3000 मेहमान बुलाए थे। वो भी मामूली मेहमान नहीं, एक से एक बड़ा अफसर और मिनिस्टर था। जिस दिन तुम्हें ब्याह के ले जाऊंगा उस दिन तो मैं दूध, दही, घी और शराब के दरिया बहा दूंगा, दरिया। वो तो मुझे मालूम है, लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा तुम्हारा हुक्म, धरतीपति कोलाक ने ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हुए कहा। मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। अब एक और उम्मीदवार आए और बड़ी शान से आए। आगे आगे लाल पट्टियां बांधे हुए चपरासियों की हर अव्वल फौज, पीछे एक लंबा चौड़ा तख्त जिसे 100 हेड क्लर्क अपने सरों पर उठाए ला रहे थे। तख्त पर कालीन, कालीन पर एक बहुत बड़ी मेज जिस पर 5 टेलीफोन रखे हुए थे और नोटों की गड्डियों पर सोने चांदी के पेपरवेट रखे हुए थे कि वो हवा में उड़ न जाए। कुर्सी पर मिस्टर दफ्तर शाही अफसर कलाबंद कोट और पतलून पहने अकड़े हुए बैठे थे। क्लर्कों ने तख्त लकड़ी के ऐन सामने लाकर रख दिया, क्योंकि मिस्टर दफ्तर शाही अफसर की गर्दन अकड़ी हुई थी। वो लड़की को सिर्फ उस वक्त देख सकते थे जब वो ऐन उनकी आंखों, उनकी नज़रों के सामने हो। मिस्टर दफ्तर शाही अफसर के एक सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने लड़की से आकर कहा, आपको साहब से बात करनी है। लड़की ने बड़ी शान वैनियाजी से कहा, अगर वो बात करना चाहें तो बात कर सकती हूँ। ठीक है। सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने हाथ फैलाते हुए कहा, लाइए 5000 रुपये दिलवाइए। साहब का वक्त बड़ा कीमती है, 5 मिनट की मुलाकात कराए देता हूँ। लड़की ने गुस्से से कहा, साहब जाएं, तुम्हारा चूल्हे में मेरी जूती उससे बात करना चाहती है। सेक्शन क्लर्क, सब असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ने आवाज़ दी और कहा, जाओ साहब से कह दो कि लड़की इस काबिल नहीं है कि उसे कोई परमिट या लाइसेंस दिया जाए। इंटरव्यू भी दिया जाए तो वक्त जाया होगा। इडियट, दफ्तर शाही अफसर चिल्लाया, बात करने की तमीज़ नहीं, सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। निकल जाओ यहाँ से, हम इस लेडी से अकेले में बात करते हैं। जब वो दोनों अकेले रह गए तो दफ्तर शाही अफसर ने अपनी टेढ़ी गर्दन का पेंच ढीला करते हुए कहा, डार्लिंग। लड़की ने बड़े तंज भरे लहजे में जवाब दिया, क्यों, खैरियत तो है? आज तो बड़े प्यार का इजहार कर रहे हो। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो तुम मुझे गोली मार देना चाहते थे। पुरानी बातों को भूल जाओ डार्लिंग, आज की बात करो। मैं 25 बरस से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मेरी सेवा? लड़की ने पूछा। ये अपनी सेवा, वो एक ही बात है डार्लिंग। मैं और तुम अलग अलग थोड़े ही हैं। तुम मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई हो। पहले मेरे ऊपर की आमदनी 500-600 रुपये थे, अब 5000 रुपये महीना है। कभी कभी तो भगवान परमिट का छप्पर फाड़ता है तो उसमें से लाखों रुपए मिल जाते हैं। ये सब तुम्हारी ही बरकत है, तुम्हारी ही देन है। फिर अब क्या चाहते हो? लड़की ने पूछा। तुम तो मेरे बगैर भी मज़े कर रहे हो। नहीं डार्लिंग, तुम्हारे बगैर नहीं, तुम्हारी वजह से मज़े कर रहा हूँ। तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगी तो हम दोनों ऐश करेंगे। अच्छा, लड़की ने बेदिली से कहा, तो कुछ देर और इंतज़ार करो, तुम्हारी खातिर ये भी कर लूँगा डार्लिंग। दफ्तर शाही अफसर साहब ने अपने क्लर्कों को वापस बुलाते हुए कहा, वरना मैं तो और सबको इंतज़ार कराता हूँ, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता।
अब एक नए ढंग की बारात आई। आगे आगे बैंड, आधा बैंड अंग्रेजी बाजे बजा रहा था, आधा हिंदुस्तानी। एक तरफ वायलिन, दूसरी तरफ सारंगियाँ, एक तरफ तबले, दूसरी तरफ बैंगो और कैटल ड्रम। दूल्हा नंगे पाँव मगर पतलून पहने हुए, पतलून के ऊपर जोगिया रंग का सिल्क का कुर्ता, सिर पर हैट। एक पाँव कार में, दूसरा छकड़े में। बारात लड़की के सामने आकर रुक गए। दूल्हे ने अपना तारुफ कराया। मुझे नेता खां, भारत सेवक इंडिया वाला कहते हैं। हम आपके पुराने चाहने वालों में हैं। सोचा आज 7 फेरे भी हो जाएं, निकाह भी पढ़वा लें और रजिस्ट्रार के दफ्तर भी हो जाएं। यानी एक छोड़ 3 ढंग की शादियाँ? लड़की ने हैरत से कहा। जी हाँ, इंडिया यानी भारत यानी हिंदुस्तान की मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा ही होना चाहिए। ये आपको कैसे ख्याल हुआ कि मैं आपसे शादी कर लूँगी? लड़की ने पूछा। शादी तो एक तरह से हमारी आपकी हो चुकी है, नेता खां, भारत सेवक इंडिया वाला ने कहा। क्या हमारी कुर्बानियों को आपने भुला दिया है? हमारे खून से ही आपकी मांग में सिंदूर भरा गया था, आपके हाथ पाँव में सुहाग की मेहंदी लगी थी, इसका बदला भी मैंने चुका दिया था। लड़की ने कहा, बरसों मैंने आपकी इनायत के बदले में आपकी सेवा की है। क्या आप हमेशा की गुलामी कराना चाहते हैं? आप भी कैसी बातें करती हैं? नेता खां, भारत सेवक इंडिया वाला ने कहा। गुलामी नहीं, ये तो भारतीय स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। फिर हमारा आपका संबंध तो पुराना है। हमने ही आपको ये रंग रूप, ये निखार, ये अंदाज दिया। बदले में क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप हमारे और सिर्फ हमारे होकर रहें? लड़के ने वह हाजिर लाजवाब होकर कहा। तब तो आपको भी कुछ देर इंतज़ार करना होगा। मुझे फैसला करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद यकायक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कई बम एक साथ फटे। धुआं हटा तो देखा कि नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार चला आ रहा है। लड़की। उसने मोटरसाइकिल रोकते हुए डांटकर पूछा, क्या तुम ही वो लड़की हो? जी हाँ, लड़की ने डरते हुए कहा। वेरी गुड, मेरा नाम क्रांतिकारी पुरकर, चंग पोंग नाव नाव पाव पाव। जी, लड़की ने ताज्जुब का इजहार किया। इसका मतलब है लाल सलाम। क्या तुम चंग पोंग नहीं समझती? जी नहीं। लड़की ने इकरार आज जुर्म किया। कोई बात नहीं, लाल किताब तुम्हें सब पढ़ा देगी, सब समझा देगी। तो तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? क्रांतिकारी पुरकर ने सवाल किया। मगर लड़की ने कहा, मैं तो समझती थी आप शादी के खिलाफ हैं। बिल्कुल गलत। वो अमेरिकी बोर्जुआ और रूसी रेविजनिस्ट हैं जो शादी के खिलाफ हैं। और फिर जेब से लाल किताब निकालकर उसका एक वर्क पलटते हुए बोला, किताब कहती है शादी करो, बहुत से बच्चे पैदा करो ताकि इंकलाब के सिपाहियों की तादाद बढ़े। तुम फैमिली प्लानिंग जैसे बुर्जुआ ढकोसलों में तो विश्वास नहीं रखती? लड़की ने झिझकते हुए कहा, मगर मुल्क की आबादी तो खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। ये सब बुर्जुआ लोगों और साम्राज्य एजेंटों का प्रोपेगंडा है ताकि क्रांतिकारियों और इंकलाब के सिपाहियों की तादाद न बढ़े। शादी के बाद क्या होगा? लड़की ने पूछा। क्रांतिकारी पुरकर ने कहा, सुर्ख सवेरा आएगा, मशरिक की कोख से लाल सूरज निकलेगा, मगरिब में अंधेरा छा जाएगा, तुम्हारी गोद में सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे खेलेंगे, मगर उन सबको हम खिलाएंगे कैसे? लड़की ने डरते डरते पूछा। नेता सबका पालनहार है। तब तो थोड़ी देर इंतजार करो मेरे लाल साथी। लड़की ने ठंडी सांस भरते हुए मुस्कुराकर कहा। और क्रांतिकारी पुरकर बोला, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मगर तुम्हारी खातिर ये भी सही। उसने कहा और एक हैंड ग्रेनेड के धमाके के साथ उसके धुएं में गुम हो गया। लड़की अभी फैसला न कर पाई थी कि इन उम्मीदवारों में से किसे अपनाए कि एक तरफ से भागता हुआ एक नौजवान आया। मैले खद्दर का कुर्ता पजामा, पैबंद लगा चप्पल जो दौड़ने में बिल्कुल टूट गया था। 2-3 दिन की दाढ़ी बड़ी हुई। उसके पीछे पीछे एक पूरी फौज दौड़ती हुई। उनके धर्मदेव राजा मानसिंह शाहनशाह, सेठ करोड़ीमल पकौड़ीमल, धरतीपति कौलाक, मिस्टर दफ्तर शाही अफसर, क्रांतिकारी पुरकर
और नेता खां, भारत सेवक इंडिया वाला और उनके हाली मवाली सब थे और सब चिल्ला रहे थे, मारो मारो, पकड़ो साथियों, बचने न पाए। ये चोर है, ये डाकू है, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये 420 है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये इनकलाबी है, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी विरोधी है, इनकलाब दुश्मन है। दौड़ता हाँफता कांपता नौजवान लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की, अब तुम ही मुझको बचा सकती हो, लड़की ने पूछा। तुम कौन हो? नौजवान ने कहा, मैं ना चोर हूँ, ना डाकू, ना मवाली, ना गुंडा, ना क्रांतिकारी, ना क्रांति विरोधी। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ जो आज़ादी और इंसानियत की तलाश में मारा मारा फिर रहा है और जिसका पीछा ये सब कर रहे हैं। भागते भागते मैं थक चुका हूँ। मरूंगा तो नहीं क्योंकि सख्त जान हूँ, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत में, आज़ादी में विश्वास हमेशा के लिए खो दूँगा। मेरी तरफ देखो, लड़की ने कहा। मुझे पहचानते हो? थके हारे नौजवान ने लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुझी हुई आंखों में एक नई चमक, उम्मीद की एक नई लहर उभर आई। उसने आहिस्ता से सिर हिलाकर कहा, अब पहचान गया। इतने में जितने लोग नौजवान का पीछा कर रहे थे वो सब लड़के के सामने आकर खड़े हो गए और नौजवान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगे, ये चोर है, ये डाकू है, ये गुंडा है, ये मवाली है, ये 420 है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये इनकलाबी है, ये क्रांतिकारी है, ये क्रांति विरोधी है, ये इनकलाब दुश्मन है। और अब लड़की ने उन सबकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें शोले भड़क रहे थे। नौजवान का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए वो बोली, ये मेरा है और मैं इसकी हूँ। शुक्र है 25 बरस इंतज़ार करने के बाद मैं इसे मिल गई हूँ और ये मुझे। और फिर उन सबकी हैरत भरी आंखों के सामने लड़की और वो नौजवान दोनों फिजा में तहलील हो गए। और फिर वहाँ न धर्मदेव था, न राजा मानसे सांस है, न सेठ करोड़ी मल पकौड़ी मल, न धरती कोलाख, न मिस्टर दफ्तर शाही अफसर, न क्रांतिकारी पुरकर, न नेता खां, भारत सेवक इंडिया वाला। सब न जाने कहाँ गुम हो गए थे। सिर्फ बरसात की हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और मशरिक में एक धुंधला सा सवेरा घने काले बादलों का दिल चीरता हुआ चला आ रहा था। ये 15 अगस्त की सुबह थी। ये आज़ादी का धुंधलका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।